हेलो, नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू साधे पीएससी एकेडमी। कैसे हैं सभी? सब बढ़िया, मज़े में? चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसी का एमसीक्यू करवाना है अपने को, है ना। तो सभी आई होप प्रिपरेशन करके आए होंगे। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। यूजुअली जो रहता है टाइमिंग 1 बजे का, उससे आज थोड़ा सा डिले हो गया है बिकॉज सम रीजंस थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो एक बार फटाफट जल्दी क्लास में आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू की। ठीक है, चलिए तो रेडी, शुरुआत करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? बायोमोलिक्यूल्स आर, मतलब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं आपको ये बताना है। बायोमोलिक्यूल्स आर वो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं सिर्फ, या फिर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू, यानी कि हर तरह के वो कार्बन कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू से हमको मिले हुए हैं, या फिर डीएनए और आरएनए होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे बताना है बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्या वो अकार्बनिक पदार्थ हैं या फिर कार्बनिक पदार्थ हैं, या फिर जीवित ऊतकों में पाए जाने वाले सभी प्रकार के कार्बन युक्त यौगिक होते हैं, या फिर केवल डीएनए और आरएनए होते हैं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। चलिए क्लियर दिख रही है ना स्क्रीन? बीच बीच में थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, वो फोकस वगैरह लेने की वजह से करता है। तो आप लोग जब ये स्टेबल हो जाए ना तो क्वेश्चन आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए किसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स? पहली चीज़ तो बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या है? किसी भी लिविंग बींग्स में पाए जाने वाले कोई भी कार्बनिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं या फिर अकार्बनिक, दोनों तरह के मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, है ना। तो केवल अकार्बनिक होता है ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे, केवल कार्बनिक यौगिक से मिलकर बना है ऐसा भी हम नहीं बोलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जीवित ऊतकों में से प्राप्त सभी कार्बन युक्त जो यौगिक होते हैं वो सब हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू, यानी कि जितने भी लिविंग टिश्यू से पाया जाने वाला जितना भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो सभी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखो। सल्फेट एंड फॉस्फेट्स आर ब्लैंक कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन, यानी कि बोल रहा है सल्फेट और फॉस्फेट उन यौगिकों में पाए जाते हैं जो, ठीक है, सल्फेट और फॉस्फेट एक ब्लैंक है और उन यौगिकों में पाए जाते हैं जो क्या है ये आपको बताना है। क्या सल्फेट और फॉस्फेट जो है अकार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, और अम्ल घुलनशील पदार्थ होते हैं, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में चले जाते हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जाते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक कंटेंट है और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में जा रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट है और एसिड सॉल्युबल पूल में वो मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं आपको बताना है, सल्फेट एंड फॉस्फेट। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। सल्फेट एंड फॉस्फेट जो होते हैं ये कंपाउंड्स कहाँ पे हमको मिलते हैं, मतलब उनकी क्या क्या क्वालिटी, क्या वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं या फिर ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, या फिर एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं या फिर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं। कहाँ पे हमको सल्फेट और फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए सेकंड क्वेश्चन का। देखेंगे यहाँ पे बोला क्या है, सल्फेट और फॉस्फेट की बात हो रही है ना। सल्फेट
सल्फेट एंड फॉस्फेट, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो सल्फेट और फॉस्फेट दिख रहा है, सल्फर कंटेनिंग है, फॉस्फोरस कंटेनिंग है, ऑक्सीजन है, मतलब ये सब क्या है आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक के अंतर्गत कौन आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए में इनऑर्गेनिक दिया है, सी में भी दिया है, ठीक है। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, उन यौगिकों में पाए जाते हैं जो, यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो क्या वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, या फिर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, या फिर एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। तो इनसॉल्युबल तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इनसॉल्युबल कौन होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं हमारे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना, ये होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फेट और सल्फेट है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, वो तो माइक्रोमोलिक्यूल है। तो वो कहाँ पे मिलेंगे हमको, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर मिलेंगे, पूल में भी नहीं मिलेंगे, है ना। कहाँ मिलेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम उस मोटर पिस्टल से किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अगर डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसको फिल्ट्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक वहाँ पे आपको फिल्ट्रेट मिलता है, एक रिटेंटेड मिलता है, ठीक है। फिल्ट्रेट में आपको क्या चीज़ें मिल जाती हैं, फिल्ट्रेट में आपको मिल जाता है जो भी एसिड सॉल्युबल कंपाउंड है। तो एसिड सॉल्युबल चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी, सल्फेट एंड फॉस्फेट, या फिर जितने भी माइक्रोमोलिक्यूल है वो सब सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए वो आसानी से छन के नीचे आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसिड इनसॉल्युबल, इनमें से कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट दी हुई है आपको, और ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से यौगिक हैं जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। किसकी बात हो रही है, एसिड इनसॉल्युबल। अब एसिड इनसॉल्युबल है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, अगेन बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल में कौन आते हैं, अब देखो लिस्ट में क्या क्या है और आंसर करो। क्या क्या दिया है, प्रोटीन दिया है, न्यूक्लिक एसिड दिया है, पॉलीसेकेराइड्स दिया है और लिपिड्स दिया है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल का जो फ्रैक्शन होता है वहाँ पे आता है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। कैसे आज आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो फिर पढ़ाई करके नहीं आए, ऐसा है ना, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया अभी तो सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए, रागिनी जी का आंसर आ गया है ना, और कौन आंसर कर रहा है भाई, जल्दी करो आंसर। आंसर करते हो तब मज़ा आता है एमसीक्यू करवाने में, वरना फिर तो ऐसा है कि चलो आए अपन एमसीक्यू धड़ धड़ आंसर कर दिए, हो गया ख़त्म, ABCD और एमसीक्यू ख़त्म। हमको ABCD नहीं करना है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए और फिर आंसर करना है, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा बताओ आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद आगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर कैसे करोगे बताओ, चलो जल्दी बताओ। चलिए, रागिनी जी का करेक्ट आंसर है। चलिए, तो क्या मिलता है, देखो एसिड इनसॉल्युबल में आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके होते हैं प्रोटीन, जिसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है, यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक।
उसके बाद फिर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोमर यूनिट क्या होगी, मोनोसेकेराइड्स होते हैं इसकी यूनिट्स में, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आपका और क्या हो सकता है, लिपिड्स जो होता है ये भी आपका किस में आता है, मैक्रो, ऐसे तो ये है आपका क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन इसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं, मैक्रो के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो अब देखो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है, प्रोटीन दिया है, न्यूक्लिक एसिड दिया है, पॉलीसेकेराइड्स दिया है, लिपिड्स दिया है, यानी कि सभी के सभी कैसे हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और सेल इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास इन, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है जो लिस्ट दी है उनमें से कौन सा केमिकल कंपोजिशन किसी भी लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग सेल के अंदर उसका परसेंट जो होता है सबसे ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा से कम के अरेंज में जो ज़्यादा मतलब जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वहाँ से लेके और जिसका परसेंटेज सबसे कम है वहाँ तक, इसको एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल के अंदर जो परसेंटेज होता है किसी भी सेलुलर मास का, किसी भी केमिकल कंपोजिशन का, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है और फिर उससे कम उससे कम उससे कम ऐसे करके उसको आपको यहाँ पे अरेंज करना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। चलिए आंसर कर दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बताएंगे जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। आप लोग को याद होगा जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ा रही थी तो एक टेबल पढ़ाई थी, है ना, जिसमें एक साइड क्या लिखा था, लिविंग कंपोजिशन का नाम लिखा था, ठीक है, और उसका एक साइड उसका परसेंटेज लिखा था कि वाटर कितना होता है, कि लिपिड्स कितने होते हैं, कि प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, और यहाँ पे उसका परसेंट लिखा था। तो हाईएस्ट परसेंट किसका था और लीस्ट परसेंट किसका था, यहाँ पे वो आपको मैंने बताया था और साथ में पूरी लिस्ट भी बताई हुई थी। अगर वो याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए रागिनी जी का आंसर मुझे मिल गया है, क्या आंसर कर रहे हैं रागिनी जी, सी बोल रहे हैं। अच्छा, कहीं हद तक सही तो जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं फिर इसका आंसर क्या होता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज तो हमको पता है किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। कितना परसेंट था, अराउंड 70% था किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो वाटर से कम कौन सा रहता है, वाटर से कम होता है, अब देखो वाटर यहाँ पे भी है और वाटर यहाँ पे भी है, ठीक है। वाटर के बाद आपका प्रोटीन होता है तो प्रोटीन यहाँ पे भी है, ठीक है। प्रोटीन के बाद जो है आपका रहता है न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का नहीं रहता, कार्बोहाइड्रेट का न्यूक्लिक एसिड से कम होता है, ठीक है, परसेंटेज, और सबसे कम होता है किसका, आयंस का परसेंटेज होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है आपको उसको चूज करना है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसको आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, यानी कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो हमारे शरीर के अंदर संश्लेषित नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या किया जाता है, डाइट में यानी कि भोजन के रूप में बाहर से आहार के द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है सीरीन अमीनो एसिड्स कंटेन्स
हाइड्रोक्सी मेथिल ग्रुप। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और लास्ट स्टेटमेंट बोलता है लाइसिन इज एसिडिक अमीनो एसिड। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। देखेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स, हमको पता है अमीनो एसिड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक आपका था क्या एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरा क्या था आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, है ना। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड था उसकी लिस्ट हमने देखी हुई थी, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, ठीक है। और एसेंशियल अमीनो एसिड की क्वालिटी क्या रहती है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है, इसलिए उसको हमारी जो बॉडी है वो अंदर मतलब हमारी बॉडी के ही अंदर वो संश्लेषित नहीं होता है ना, सिंथेसाइज नहीं होता है। तो उसको हम क्या करते हैं डाइट के फॉर्म में यानी कि अपने भोजन के रूप में बाहर से उसको किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, हमको तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है सीरीन अमीनो एसिड में जो हाइड्रोक्सी जो होता है वो मिथाइल समूह होता है ना, हाइड्रोक्सी मिथाइल समूह वहाँ पे पाया जाता है। तो बिल्कुल सीरीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, सीरीन एक अमीनो एसिड है, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा मिथाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप वहाँ पे अटैच होकर के दिखेगा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में। थर्ड बोल रहा है कि हर एक अमीनो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो अमीनो एसिड के पॉलीमर यूनिट से मिलके बना होता है, ये भी हमको पता है। जब अराउंड 20 अमीनो एसिड जो हैं आपस में जुड़ते हैं और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, तो हम क्या बनाते हैं उससे प्रोटीन बनाते हैं। और लास्ट स्टेटमेंट बोलता है लाइसिन एक अम्लीय अमीनो एसिड है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। लाइसिन अम्लीय यानी कि एसिडिक नहीं होता है, लाइसिन जो होता है वो कैसा होता है आपका बेसिक अमीनो एसिड होता है, यानी कि क्षारीय अमीनो अम्ल होता है आपका लाइसिन, ठीक है, ठीक है। लाइसिन क्या होता है आपका क्षारीय अमीनो एसिड होता है। और क्षारीय होने के अलावा इसमें एक और एग्जांपल याद रखना, बेसिक अमीनो एसिड की अगर बात हो रही है तो बेसिक में एक नाम और आपको याद रखना है क्या आर्जिनिन का, ठीक है। आर्जिनिन भी कैसा है आपका क्षारीय अमीनो एसिड होता है। और अगर आपको पूछा जाए कि जो एसिडिक अमीनो एसिड है तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो एसिडिक अमीनो एसिड में आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है ग्लूटामेट, ठीक है, इस ग्लूटामेट या फिर ग्लूटामिक एसिड बोल सकते हो। और एक होता है आपका एस्परेट जिसको आप एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हो, ठीक है। तो ये दो नाम आपको किस में याद रखना है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, यानी कि ये किस नेचर के हैं एसिडिक नेचर के। लेकिन लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो कैसा रहता है, वो रहता है आपका बेसिक नेचर का। क्लियर हो रही है चीज़ें। चलिए फिर अगला देखते हैं। What will be the molecular formula of polypeptide consisting of glycine molecule when the formula of glycine is C2H3 नहीं होगा, ये ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है C2H5O2N, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 3 नहीं होगा, है ना, यहाँ पे भी ये 5 होगा H5, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे अगर ग्लाइसिन का फॉर्मूला C2H5O2N है तो अगर 10 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के आपस में जोड़ दिए जाएं और उससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करके एक कंपाउंड बनाया जाए तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है। तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, C6H12O1N5 होगा, या फिर C20H32O11N10 होगा, या फिर C30H16O6N10 होगा, या फिर C25H16O6N5 होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे।
कि ग्लाइसिन का फॉर्मूला अगर ये है, अब ऐसे ही हमको 10 मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, तो 10 मॉलिक्यूल को ऐड करने से आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कौन सा जनरेट होने वाला है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर? चलिए देखिए क्या फॉर्मूला दिया है, C2H5O2N, ठीक है। ऐसे ही हमको कितने मॉलिक्यूल ऐड करने हैं बोला है, 10 मॉलिक्यूल। तो हमको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं, तो दो अमीनो एसिड को जोड़ने पर एक मॉलिक्यूल आपका क्या निकलता है यहाँ से बाहर, H2O आपका यहाँ से रिमूव होता है, और फिर H2O के रिमूव होने से दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ऐसे ही कितने अमीनो एसिड हैं यहाँ पे, टोटल 10 अमीनो एसिड यहाँ पे आपके जो है आपस में ज्वाइन हुए हैं और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं ना। तो जब 10 अमीनो एसिड, अब उस 10 अमीनो एसिड में किसकी बात हो रही है, ग्लाइसिन की बात हो रही है। तो ग्लाइसिन को अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा रहता है, कार्बन की 4 वैलेंसी पहले कंप्लीट कर लो, एक जगह आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर दो, एक जगह आप NH2 ऐड कर दो, और एक जगह आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, और R की जगह यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे C2H कितने हैं, 2 3 4 5, यानी कि C2H5O2 और एक N, ठीक। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सा, ठीक। तो इसमें हमको एक मॉलिक्यूल और अगर सेम ऐसा ही लोगे, यहाँ पे NH2 ग्रुप अगर आ जाएगा, ठीक है, ये इस प्रकार से, तो यहाँ से इसका हाइड्रोजन, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक, NH ऐसे, ठीक है, NH2 को, और यहाँ का OH, ये H2O बना के निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। ऐसे ही हमको कितने बार करना है, 10 टाइम्स यही सेम चीज़ को जब रिपीट करोगे, तो 10 टाइम रिपीट्स करने के लिए टोटल यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल H2O के बाहर होते हैं, यानी कि एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और 9 मॉलिक्यूल जब रिमूव होते हैं तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है उसका फॉर्मूला होता है C20H32O11N10। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना, ऐसे 10 बार इसके 10 यूनिट्स लेना ग्लाइसिन के, और फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाना, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, 9 मॉलिक्यूल रिमूव करोगे तो वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सही समूह है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ प्रोटीन, यानी कि यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दी हुई है, इनमें से कौन सी लिस्ट में ABCD ये 4 लिस्ट है, इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी लिस्ट है जिसमें सभी के सभी जो हैं प्रोटीन से बिलोंग करते हैं और अदर कोई कंपाउंड यहाँ पे नहीं होता है। कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर, ग्लूटाफोर, ठीक है, लेसिथिन, कोलेजन, एंटीबॉडी रिसेप्टर, ट्रिप्सिन, रुबिस्को, कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर, लेसिथिन, कोलेजन, रुबिस्को, ग्लूटाफोर, इंसुलिन, लेसिथिन एंड एंटीबॉडी। अब बताओ इनमें से कौन है पेयर ऐसा जिसमें सभी के सभी प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा कोई अदर मैक्रो मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है। चलिए आंसर कर दीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? प्रोटीन के नाम आपको पता है,
ये सारे प्रोटीन ऐसे तो नहीं है कि हमने पढ़े नहीं है एक भी इनमें से, सभी के नाम हम जानते हैं, हम परिचित हैं इससे, है ना। तो अब बताओ कि कौन सा ग्रुप है इनमें से जो सिर्फ प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदर किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। चलिए, रागिनी जी का आंसर अगेन मुझे मिल गया है एज यूजुअल। बहुत खुशी होती है मुझे जब ऐसे आंसर मिलता है तो सेटिस्फैक्शन अपने अंदर से आ जाता है मुझे। चलिए, और कोई आंसर करने वाला है? चलिए फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा क्यों? देखो, इसमें जो है आपका लेसिथिन है ना, लेसिथिन आपका प्रोटीन नहीं होता है, तो यहाँ पे भी देखो ये लेसिथिन है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी लेसिथिन दिया है ये भी नहीं होगा, है ना। बाकी इस वाले ऑप्शन नंबर ए में कहीं पे भी लेसिथिन नहीं है। बाकी के जितने भी मॉलिक्यूल के नाम आप देख रहे हो वो सभी के सभी क्या हैं, आपके प्रोटीन ही है, वहाँ पे कोई भी आपके अदर मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता। तो लेसिथिन क्या होता है याद रखना, लेसिथिन को हमने पढ़ा हुआ है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी देखा था। ये क्या होता है, एक तरह का फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए, पुष्पा जी का भी करेक्ट आंसर है, वेल डन। चलिए फिर करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो जो भी सहायक ग्रेड 3 की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस है हमारी, इसकी न्यू बैच वो चालू होने वाली है, जो कि कब से स्टार्ट होगी, 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। यानी कि आज कौन सी डेट है, आज तो 14 है ना, यानी कि कल से। ठीक है, 15 से जो है ये चालू होगी, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस मिलेंगी। विषय विशेषज्ञ के द्वारा इसमें अध्ययन कराया जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, फ्री टेस्ट और रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप एकेडमी के नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इस बार आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको चूज करना है कि करेक्ट वाला स्टेटमेंट यानी जो सही कथन है वो क्या है, वो बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज का समबहुलक होता है। या फिर इन्यूलिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, यानी कि इन्यूलिन जो है वो फ्रक्टोज का समबहुलक होता है। स्टार्च गिव्स ब्लू इन कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन, या फिर सेल्यूलोज गिव्स नो कलर विथ आयोडीन सोल्यूशन। कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में से सही है? स्टेटमेंट 1, 2, 3, या फिर 1, 2, 4, या फिर 2, 3, या फिर ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर? चलो जल्दी बताओ, हरी। अब कौन पहले बताता है, चलो देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति। करोड़पति तो नहीं बन रहे हैं फिलहाल, लेकिन अगर आंसर करेंगे तो ज़रूर बन जाएंगे, है ना। जॉब लगेगी तब तो, आंसर करोगे तभी तो जॉब लगेगी ना, है कि नहीं? समझते ही नहीं हो आप लोग तो। चलिए, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? जल्दी से बताओ, हरी अप गाइस। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन किया है स्टडी द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, यानी स्टेटमेंट यहाँ पे जो करेक्ट है उसको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज के बहुत सारे होमोपॉलीमर, मतलब एक जैसे जब ग्लूकोज ज्वाइन होते हैं तब सेल्यूलोज बनता है।
तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जब बहुत सारे ग्लूकोज को आप ऐसे जोड़ते जाओगे, है ना, ऐसे ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन होते जाते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, होमोपॉलीमर स्ट्रक्चर होता है। इन्यूलिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है कि जो इन्यूलिन होता है वो फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। जब फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं तो आपका इन्यूलिन बनता है। ठीक है, स्टार्च जो होता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा था स्टार्च के पास जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ हेलिकल फॉर्म में ऐसे स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आयोडीन मॉलिक्यूल इस हेलिक्स के अंदर जाकर फंस जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर अपीयर करता है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी स्टेटमेंट है ना। सेल्यूलोज गिव्स नो कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन, बिल्कुल सेल्यूलोज क्योंकि इस प्रकार से ब्रांच फॉर्म में रहता है, तो ब्रांच वाले स्ट्रक्चर में आयोडीन अगर डालोगे तो वो कहीं पे भी जाके ऐसे फंसेगा तो नहीं, इसीलिए सेल्यूलोज जो होता है आयोडीन सॉल्यूशन में किसी भी तरह का कलर अपीयर नहीं करता है। तो ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट दिया है 4, उसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। राइट एंड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड्स चेन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड while लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स की जो चेन होती है इसका जो लेफ्ट यानी कि बायां सिरा है ना, लेफ्ट एंड वाला, वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, लेकिन राइट साइड का जो सिरा होता है वो कैसा है, ये नॉन रिड्यूसिंग ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर का है और ये रिड्यूसिंग नेचर का है, ऐसा बोल रहा है आपका पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन इट्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट सेल्यूलोज बीइंग नॉन हेलिकल कैन नॉट होल्ड आयोडीन। इसको तो अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, एक तो हमको पता चल गया। ठीक है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। और फोर्थ बोल रहा है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द रिजर्व फूड मटेरियल, है ना, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल रेस्पेक्टिवली। तो बताओ चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए पुष्पा जी का आंसर आ गया अभी तो। चलिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में भी पढ़ लो, ये लो आपका हिंदी में दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पॉलीसेकेराइड श्रृंखला के दाएं सिरे को हम अपचायक सिरा और बाएं सिरे को अनअपचायक सिरा कहते हैं। ठीक है, स्टार्च अपनी हेलिकल द्वितीयक संरचना में आयोडीन अणुओं को धारण कर सकता है, जबकि सेल्यूलोज जो है वो गैर हेलिकल होने के कारण आयोडीन को धारण नहीं कर सकता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ब्रांच अणु के रूप में होते हैं, यानी कि शाखित रूप में, और स्टार्च और ग्लाइकोजन क्रमशः पौधों और जंतुओं के आरक्षित भोजन पदार्थ होते हैं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर, देखो जो इसकी चेन होती है इसका राइट वाला जो एरिया है वो रिड्यूसिंग है और लेफ्ट वाला जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्च जो है हेलिकल में, ये तो करेक्ट है, ये अभी हमने पढ़ा है, इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रांच के फॉर्म में होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, और ये याद रखना इनकी जो ब्रांच बनती है तो इनके बीच जो ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसमें इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, राइट। और इसके अलावा जब ये ब्रांचियल फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे मान लो ये और ग्लूकोज है, यहाँ पे और ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज, तो ब्रांच के फॉर्म में जब ये अटैच रहता है तो यहाँ पे 1,6 होता है, ये 1,4 है ना, तो
तो यहाँ पे ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये ब्रांचियल स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। स्टार्च और ग्लाइकोजन पौधे और जंतुओं में, तो बिल्कुल पौधे में स्टार्च जो होता है रिजर्व फूड होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन होता है, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। द 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स आर। यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड के रासायनिक रूप से 3 जो अलग अलग घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं? क्या वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, मोनोसैकेराइड होता है, या फॉस्फोरिक एसिड होता है, या फिर होमोसाइक्लिक होता है, ठीक है, या फिर डाइसैकेराइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बना होता है, या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मोनोसैकेराइड्स और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर के बना होता है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पॉलीपेप्टाइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलके बना होता है। अगर आप लोग का न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अगर क्लियर होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पहले अच्छे से सोचो दिमाग में कि न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, किस किस बॉन्ड से मिलकर के वो बना होता है, और फिर आंसर करो क्वेश्चन नंबर 10 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। चलिए क्या होगा फिर करेक्ट आंसर बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 का नहीं आ रहा किसी को आंसर? नहीं बताऊं? देखो सिंपल सी चीज़ है, न्यूक्लियोटाइड के केमिकल कंपोजिशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला है? केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हमको पता है न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरी चीज़ पेंटोज शुगर होती है, और तीसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पे? फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन करता है तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये 3 चीज़ होती है। तो नाइट्रोजनस बेस जो है आपका साइक्लिक कंपाउंड होता है, और किस तरह का साइकिल रहता है वो? हेटेरोसाइकिल, क्योंकि एक जैसी साइकिल नहीं होती है ना, वो कुछ इस प्रकार से ऐसे स्ट्रक्चर रहता है। अगर डबल हेलिकल डबल साइकिल रिंग वाला स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग वाला है तो अलग रहेगा। प्यूरिन है, पिरिमिडिन है, ये सब अलग अलग होते हैं। अलग होने की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस को। ठीक है, फिर उसके बाद मोनोसैकेराइड्स होता है, तो बिल्कुल पेंटोज शुगर किसका एग्जाम्पल है? जब मैंने बताया था आप लोग को कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की थी कि जो मोनोसैकेराइड्स है उसमें कौन कौन से आपके जो है मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे कि आपका पेंटोज शुगर हो गया, हेक्सोज हो गया, हेप्टोज हो गया, है ना, आपका ट्रायोज हो गया, टेट्रोज हो गया। तो ये सब चीज़ किसके अंदर आते हैं? आपके मोनोसैकेराइड्स के अंदर आते हैं। तो शुगर क्या है? एक तरह का पेंटोज शुगर है ना, और ये मोनोसैकेराइड है, तो बिल्कुल ये भी हो जाएगा। ठीक, फॉस्फोरिक एसिड, तो ये तो होता ही है ना, फॉस्फेट ग्रुप के कारण फॉस्फोरिक एसिड, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट दी करेक्ट। आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कि करेक्ट दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, या ऑप्शन उसमें क्या सटीक बैठेगा। कोफैक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। कोफैक्टर जो होता है वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस व्हेन कोफैक्टर रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। अगर किसी एंजाइम से कोफैक्टर को हटा दिया जाए तो उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है यानी कि उत्प्रेरक क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। ये आपका हिंदी में। सहकारक यानी कि
कोफैक्टर एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया यानी कि कैटालिटिक एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एंजाइम से कोफैक्टर को हटा दिया जाता है तो उत्प्रेरक क्रिया को वो खो देता है। दोनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा ये बताना है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखो, इसको समझने से पहले ना एक छोटी सी चीज़ आप लोग समझ लो, ठीक है। क्या चीज़ समझना है? हमको समझना है एंजाइम को, फिर आप इसका आंसर करना मुझे। एंजाइम जो होता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहली चीज़, ठीक है। एक तो होता है आपका सिंपल एंजाइम और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। क्या करोगे, एक आप ऐड करोगे यहाँ पे सिंपल एंजाइम को और दूसरा होता है आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। तो सिंपल एंजाइम किसको बोलेंगे? ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यानी सिर्फ प्रोटीन से मिलकर के बना है सिंपली, ठीक है। लेकिन कॉन्जुगेटेड जो रहता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों से मिलके बनता है, वो हो जाता है आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। तो प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं एपोप्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? एपोप्रोटीन। और जो भी नॉन प्रोटीनियस वाला हिस्सा होता है वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोफैक्टर हो सकता है या तो फिर कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? यहाँ पे आपका हो जाएगा कोफैक्टर, ठीक। इस प्रकार से आप इसको डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोटीन के साथ कौन जुड़ा है? कोफैक्टर। तो जब एपोप्रोटीन और कोफैक्टर आपस में जुड़ जाते हैं तो ये कंप्लीटली बनता है आपका होलो एंजाइम, ठीक। क्या बन जाता है? आपका होलो एंजाइम। तो अब आपको इसी के बेसिस पे इसका आंसर करना है, बताना है कि अगर कोफैक्टर एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया में क्या वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर उसको हटा दिया जाएगा तो क्या उत्प्रेरक अपनी क्रिया को खो देगा, यानी उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी या नहीं। इसका आंसर करेंगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 11, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं आया किसी को आंसर? देखो, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि कोफैक्टर एंजाइम की उत्प्रेरक क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल निभाता है, क्योंकि अब भी हम लोग देखें कि जो कोफैक्टर है वही आपका प्रोटीन से जुड़ेगा, ठीक है। ये तो नॉन प्रोटीन वाला है, कोफैक्टर आपका कैसा है? नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा है। तो ये जब प्रोटीन से जुड़ेगा तभी तो ये होलो एंजाइम बनता है ना। होलो एंजाइम बनता है मतलब क्या है? ये आपका एक तरह का एक्टिव एंजाइम है। क्या है ये? एक तरह का एक्टिव एंजाइम होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एंजाइम से सहकारक हटा दिया जाए, यानी कोफैक्टर को हटा दे तो उत्प्रेरक की क्रिया। भाई जब कोफैक्टर ही नहीं रहेगा तो अकेला प्रोटीन एंजाइम की तरह काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कोफैक्टर? अब फिर से कोफैक्टर से क्वेश्चन है, आपको बताना है कोफैक्टर के रिगार्डिंग। चलिए बताएं।
निम्नलिखित में से कोफैक्टर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो बताना है। कोफैक्टर NAD और NADP में विटामिन नियासिन होता है, यानी कि इन दोनों में जो है नियासिन नाम का विटामिन कंटेन करके रखता है। एंजाइम का प्रोटीन भाग जो है वो एपो एंजाइम कहलाता है ना, जो भी प्रोटीनियस वाला हिस्सा है उसको हम लोग एपो एंजाइम के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को एपो प्रोटीन भी बोल देते हैं। मैग्नीशियम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कोफैक्टर कहलाता है, या फिर हीम जो है वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। बताएंगे इसमें से आपका कोफैक्टर के रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। क्या कोएंजाइम NAD NADP जो है वो नायासिन नाम का विटामिन कंटेन करके रखा हुआ है, या फिर द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम, यानी कि एपो एंजाइम प्रोटीन वाले हिस्से को बोलते हैं, या फिर मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर होता है किसके लिए, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए, या फिर हीम जो है वो एक तरह का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। रितेश कुमार जी, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। कोई आंसर करने वाला है या मैं बता दूं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम जो है कोफैक्टर होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, जिंक होता है। याद रखना, जिंक एज अ कोफैक्टर होता है किसके लिए, किसी भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए, ठीक है। हीम जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसको बोलते हैं, जो आपका नॉन अमीनो एसिड वाला ग्रुप होता है, ठीक है, नॉन अमीनो एसिड वाला ग्रुप होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका, हीम जो है नॉन अमीनो एसिड वाला ग्रुप होता है और एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोटीन पार्ट एंजाइम का उसको एपो एंजाइम बोलते हैं, तो करेक्ट है। को एंजाइम NADH जो है वाइटामिन नायासिन नाम का विटामिन कंटेन करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो वो क्या होता है, एक एंजाइम का एक्टिव साइट वाला हिस्सा होता है, या फिर कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन, यानी जो कैटलाइज करने का काम करता है किसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में। दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक सही है एक गलत है, या दोनों गलत है या एक गलत है और एक सही है, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखेंगे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम की सक्रिय स्थल, यानी कि जो एक्टिव साइट होती है उसी का भाग होता है बोल रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कैटलेज जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड का टूटना, पानी और ऑक्सीजन में उत्प्रेरित करना, ये सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही होगा, या फिर स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है, या फिर कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है किसी भी एंजाइम को, तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और हमेशा याद रखना जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसको अगर किसी कैटलेज की उपस्थिति में आप ब्रेक करोगे
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मैच करना है। इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए इनिबिटर का काम कौन करता है ये बताना है। पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड इनमें से किसमें होता है। सेल वॉल ऑफ सेल वॉल मटेरियल इन फंगस, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो क्या है, इनमें से बताना है। राइकिन, मेलोनेट, काइटिन, कोलेजन, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, मैच करेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए देखेंगे इसको एक बार। जैसे यहाँ पे आप लोग को ये नहीं पता सपोज, ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है, सपोज चलो हमको नहीं पता। फिर क्या है, पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड से मिल करके क्या बनता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड से मिल करके हमारा क्या बन सकता है, क्या राइकिन बनेगा, मेलोनेट बनेगा, काइटिन बनेगा या कोलेजन बनेगा। तो कोलेजन बनाता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेल वॉल मटेरियल इन फंगस, ये हमको पता है कि काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है। जो फंगस की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है राइकिन, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब अंतिम में कौन बच गया, सेकेंड वाला मेलोनेट, यानी कि इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। तो उसका काम कौन करेगा यहाँ पे, मेलोनेट। तो क्या ऑप्शन निकल रहा है, फर्स्ट का निकल रहा है यहाँ पे सेकंड, सेकंड का निकल रहा है यहाँ पे फोर्थ, ठीक है, थर्ड का तो थर्ड ही है, ठीक है, और फोर्थ का आपका फर्स्ट निकल रहा है, यानी कि 2 4 3 1 कहाँ पे दिया है, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अच्छा ये उसी का हिंदी वर्जन है, ठीक है। 15 में आ जाओ, ये अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ए, रागिनी जी, पुष्पा जी का करेक्ट आंसर मिल गया है मुझे, वेल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें रागिनी जी, पुष्पा जी। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट देखो। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परली inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known competitive inhibitor. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. Statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is true. Both statement 1 and statement 2 are true. Both statement 1 and statement 2 are false. ये उसका हिंदी में, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कम तापमान, टेम्परेचर अगर कम होता है, कम तापमान पर एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय स्थिति में बनाए रखता है, जबकि उच्च तापमान जो होता है उसमें एंजाइम की गतिविधि को नष्ट कर देता है, क्योंकि प्रोटीन गर्मी से क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। दूसरा बोल रहा है जब इनिबिटर अपने आणविक संरचना में सबस्ट्रेट के समान हो जाता है तो एंजाइम की गतिविधि को रोकता है, तो इसे प्रतिस्पर्धी इनिबिटर यानी कि कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कहा जाता है। तो इसमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन सा स्टेटमेंट नहीं होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे सभी।
क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। पुष्पा जी 15 का ए बोल रहे हो, सोच के बताओ अच्छे से। रागिनी जी क्या होगा आंसर, चलिए आप ही बताइए। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंजाइम को जब मैंने वो पढ़ाया था प्रभावित करने वाले कारक, तब ये चीज़ मैंने क्लियर करी थी। अगर वो याद होगा अच्छे से तो बता पाओगे आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर, चलिए बताएंगे। चलिए पुष्पा जी का करेक्ट आंसर आ गया अब मुझे, है ना। वेल डन। इसीलिए बोलते हैं सोचो, एक बार दिमाग लगाओ अच्छे से, ध्यान से उस चीज़ को समझो। मतलब आपने जो जो पिछला पढ़ा हुआ है वो चीज़ अगर आप रिकॉल करते जाते हो ना तो तुरंत आपको आंसर गेन हो जाता है, राइट। तो थोड़ा सा ना पेशेंस रख के अच्छे से दिमाग, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन का आंसर किया करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देखो जब लो टेम्परेचर रहता है तो एंजाइम कैसा रहता है, अस्थायी रूप से इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय स्थिति में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब उसका एकदम लो टेम्परेचर रहेगा तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, है ना, बिल्कुल निष्क्रिय ऐसे ही पड़ा रहेगा, आलसी टाइप। जबकि उच्च तापमान अगर दे दोगे और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे दिए तो वो क्या होगा, प्रोटीन, एंजाइम अपने आप में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन है तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे, यानी कि डीनेचर हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है इनहिबिटर जो होता है अपने आणविक संरचना में सबस्ट्रेट के समान होता है। जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये आपका एंजाइम है और एंजाइम का ये आपका हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इस सबस्ट्रेट को इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करना है, लेकिन यहीं पे इसी का सेम फोटोकॉपी कौन आ गया, एक इनहिबिटर आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो इनहिबिटर है ये कौन है, ये एक मॉन्स्टर है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को चकमा दे करके खुद यहाँ एंजाइम के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी को ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लूज कर देता है। और ये इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो देखेंगे एक सही है लेकिन 2 गलत है, तो नहीं, एक गलत है लेकिन कथन 2 सही है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, दोनों गलत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक और आप लोग के लिए बैच स्टार्ट हो रही है हमारे एकेडमी में, परिवहन आरक्षक की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, जो कि 15 जनवरी से इसकी भी क्लासेस यानी कि कल से चालू हो जाएंगी। एग्ज़ाम डेट इसकी 19 अप्रैल है, तो अभी समय है, अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एकेडमी के नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है, ठीक है। यूरासिल इज अ पिरिमिडीन, यूरासिल एक तरह का पिरिमिडीन होता है। ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। सेल्यूलोज इज अ पॉलीसैकेराइड। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्या बोला है, यूरासिल एक पिरिमिडीन होता है।
प्यूरिन और पिरिमिडिन याद रखो, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल किस में आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइसिन एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन, इसके पहले भी हमने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखा था, कैसा था ग्लाइसिन, NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, कहीं पे सल्फर दिख रहा है क्या इसके स्ट्रक्चर में, नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर गलत होगा। हमको पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है, तो हमको यही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट फिर भी देख लेते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स है, बिल्कुल सही बात है, ये डाइसैकेराइड होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से मिलके बना होता है। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, बिल्कुल है, बहुत सारे ग्लूकोज जब मिलते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तब आपका सेल्यूलोज बन जाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके सही स्टेटमेंट है, आपका बी जो है ये गलत है, तो यही आपका जो होगा करेक्ट आंसर। तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड बोला है, तो सल्फर युक्त अमीनो एसिड का नाम याद रखना कौन कौन होता है, एक होता है आपका सिस्टीन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मिथियोनिन, ठीक है। ये दोनों किस में आते हैं, सल्फर युक्त अमीनो एसिड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ग्लाइसिन होता है वो कैसा नेचर का होता है, ये होता है आपका नेचुरल अमीनो एसिड कहलाता है, नेचुरल अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही क्या है, गलत पूछा है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है पामेटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। रीजन बोल रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट पोजेस डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन चेन, यानी कि पामेटिक एसिड में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन परमाणु होते हैं। और रीजन बोल रहा है संतृप्त वसा अम्ल यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड की कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। तो असर्शन और रीजन में कौन सही है कौन गलत, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 17 का। देखो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पामेटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है, 20 कार्बन नहीं होता है, यहाँ पे 16 कार्बन होता है पामेटिक एसिड में, ठीक है। 20 कार्बन किस में होता है, तो एराकिडोनिक में होता है, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। इसमें होता है कितना 20 कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ोगे तो उसके करके, ठीक है। लेकिन जो पामेटिक एसिड होता है वो आपका 16 कार्बन वाला होता है, ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड डू नॉट पोजेस डबल बॉन्ड इन देयर कार्बन चेन, यानी कि जितने भी संतृप्त वसा वाले अम्ल होते हैं, तो हमको पता है संतृप्त है मतलब सैचुरेटेड है मतलब वह फर्दर किसी से रिएक्शन नहीं करेगा इन केस वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। कहाँ पे दिख रहा है, असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इट इज सेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग की बात हो रही है, आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप। यानी बोल रहा है ये ऐसा कहा जाता है कि जीवित जीवों और निर्जीव वस्तुओं की तत्वों की जो संरचना होती है वो समान होती है, इस अर्थ में कि सभी मुख्य तत्व दोनों में मौजूद होते हैं, फिर भी इन दो समूह के बीच क्या अंतर होता है।
नीचे कुछ कथन दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट चूज करना है। जीवित जीवों में गोल्ड की मात्रा निर्जीव वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा होती है, या फिर जीवित जीवों के शरीर में पानी की मात्रा निर्जीव वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा होती है, या फिर जीवित जीवों में प्रति इकाई द्रव्यमान कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की मात्रा निर्जीव वस्तुओं की तुलना में अधिक होती है, या फिर जीवित जीवों में कैल्शियम की मात्रा निर्जीव वस्तुओं की तुलना में अधिक होती है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे जल्दी से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? जल्दी बताओ। चलिए, रागिनी जी का आंसर मिल गया मुझे क्वेश्चन नंबर 18 का। एकदम सही, मज़ा आ गया मुझे बिल्कुल आपका आंसर देख के, संतुष्टि मिल जाती। चलो, कोई तो पढ़ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखो, जीवित जीवों में सोने की मात्रा यानी गोल्ड की मात्रा निर्जीव की तुलना में अधिक होती है। ऐसा नहीं है, गोल्ड तो हमको कहाँ मिलता है? ज़मीन के अंदर से ऐसे मिलता है ना। तो हमारे अंदर तो गोल्ड ऐसा बहुत भर भर के है नहीं, हम सोने के तो बने नहीं हैं, ठीक है। जीवित जीवों के शरीर में पानी की मात्रा निर्जीव की तुलना में अधिक होती है, ऐसा भी नहीं होता। पानी अर्थ में भी 70% है, हमारे अंदर भी 70% होता है। जीवित जीवों में प्रति इकाई द्रव्यमान कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसको हमने लिस्ट जब मैंने बताया था तो पढ़ा था कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट की तुलना में लिविंग बिंग में ज़्यादा होता है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। जीवित जीवों में कैल्शियम की मात्रा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर्स हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज। मतलब जितने नंबर ऑफ ग्लूकोज में कार्बन होते हैं, कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो उतने ही कार्बन इनमें से कौन से शुगर मॉलिक्यूल में होते हैं? क्या वो फ्रक्टोज में होगा, इरिथ्रोज में होगा, राइबुलोज में होगा, या फिर राइबोज में होगा? किस में होता है सेम कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जैसा ग्लूकोज में होता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर? जल्दी बताइए। पुष्पा जी का आंसर आ रहा है 19 का। वेल डन, बिल्कुल करेक्ट। और बताइए। बस 2 ही लोग मुझे आंसर करते हैं, रागिनी जी, पुष्पा जी। बाकी लोग सोए रहते हैं क्या? हैं आप लोग ना तो लाइव क्लास में अटेंड करते हो, ना तो क्वेश्चन का आंसर करते हो। ऐसे कैसे प्रिपरेशन चलती है एग्ज़ाम की, बताइए। ऐसे तो फिर हो गया प्रिपरेशन आप लोग की, है ना। जब क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं, भले आप थ्योरी की क्लास को अटेंड मत करो, लेकिन एटलीस्ट एमसीक्यू अटेंड कर लिया करो, वो आप ही लोग को उसमें फ़ायदा होने वाला है ना। एमसीक्यू में बहुत सी चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर हो जाती है। तो कोशिश करा करो कि ज़्यादा नहीं तो एमसीक्यू के लिए ही आप लोग, अब इतना पैसा दे के क्लास को परचेज़ किया तो उसको आप लोग को यूटिलाइज़ भी करना चाहिए ना, ठीक है। चलो देखो क्या हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। वैसे ही आपका फ्रक्टोज का भी होता है C6H12O6, है ना। बस डिफरेंस क्या होता है कि ग्लूकोज में जो रहता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप रहता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप रहता है ना। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इरिथ्रोज कितने कार्बन का होता है याद रखना, 4 कार्बन वाला, और राइबुलोज और राइबोज दोनों जो होते हैं ये 5 कार्बन वाले होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, एन एसिड सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द फॉस्फोरिलेशन ऑफ
न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड। जब न्यूक्लियोसाइड को हम फॉस्फेट से रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन बेस बनेगा, एडेनिन बनेगा, शुगर फॉस्फेट बनेगा, या फिर न्यूक्लियोटाइड बनेगा? क्या बनेगा जल्दी बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे ओवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में परसों। नया टॉपिक क्या शुरू करना है ये भी बता दो मुझे। अगला टॉपिक मैं सोच रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करा देती हूँ, तो आपका जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन ऑलरेडी देखा हुआ है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करेंगे, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ऐसे करके हमारी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट जो है वो कवर हो जाएगी, है ना। तो बता दीजिए अगर आप लोग को कोई और टॉपिक करना है तो वो करेंगे, नहीं तो मैं यही चालू करूँगी। कैसे रागिनी जी, पुष्पा जी? चलिए आप लोग का आंसर तो मुझे मिल गया। इसका आंसर मैं पहले बता देती हूँ, तब तक आप लोग सोच के बताइए कि क्या करना है। क्या पूछा है क्वेश्चन? फॉस्फोरिलेशन कराना है। फॉस्फोरिलेशन का मतलब ही होता है फॉस्फेट से अभिक्रिया। फॉस्फेट से हम डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं कराते, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग फॉस्फोरिलेशन बोल देते हैं। तो फॉस्फोरिलेशन हमको कराना है किस में बोला है? न्यूक्लियोसाइड में। अब हमको पता है न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन रहता है। न्यूक्लियोसाइड में होता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? फॉस्फोरिलेशन करा के फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो हमारा बन गया क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी क्या है? नाइट्रोजनस बेस अकेला नहीं होता, एडेनिन तो खुद एक नाइट्रोजनस बेस है तो वो भी अकेला नहीं होगा, शुगर फॉस्फेट बस नहीं हो सकता, उसमें नाइट्रोजनस बेस भी इंक्लूडेड होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अब अगली क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन को ही करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे, और इस प्रकार से हमारा जो है ओवरऑल देखा जाए तो जो 12th का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर हम 11th का जो फिजियोलॉजी एनाटॉमी है ये वाले पोर्शन को लेकर के कंटिन्यू करेंगे फिर, है ना। चलिए फिर आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। ठीक है, ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए, क्लास में जुड़े रहिए और बने रहिए साथ बीपीएससी एकेडमी के साथ, और अपना ज्ञान का वर्धन करते रहिए, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद। चलिए फिर आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रागिनी जी को प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है। प्लांट फिजियोलॉजी पहले चालू करें ऐसा बोल रहे हो। मैं सोच रही थी कि ये वाला पोर्शन ख़त्म कर देते रिप्रोडक्शन करके 12th वाला, फिर कंटिन्यू हम वही करते हैं ना, फिजियोलॉजी एंड ऑल। अरे क्या हो गया ये तो